हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैम। दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिर से मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल प्रैक्टिस का 100+ क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो हमारा उसी का पार्ट 2 है। आप जानते हैं कि इसका पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ओके, तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जाकर उस वीडियो को देखें, और वीडियो आपको आई बटन पे ये वीडियो मिल जाएगी, या फिर कमेंट सेक्शन के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। तो उस वीडियो में 1 से 50 तक के सभी क्वेश्चनों का संग्रह था, और आज के इस वीडियो में हम लोग 51 से जस्ट उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ओके, छिद्र करते समय यानी ड्रिल करते समय शीतलक की आवश्यकता होती है, क्योंकि शीतलक का मतलब अगर हम ड्रिल कर रहे हैं तो उसमें पानी वगैरह डालेंगे जब हम, ठीक है, तो उससे क्यों आवश्यकता होगी उसकी, ठीक है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों होगी? बर्मा को ठंडा करने के लिए, जॉब को ठंडा करने के लिए, चिप्स को ठंडा करने हेतु, या फिर बर्मा तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने हेतु? भाई देखिए, जो हमारा जॉब होती है जिसमें हम ड्रिल करते हैं वो भी गर्म होता है, और बर्मा हमारा जो ड्रिल बिट होती है वो भी हमारी क्या होती है, वो उसको भी ठंडा रखना होता है। तो ऐसा भी सही आंसर हमारा होगा ये वाला, लास्ट वाला, ठीक है, बर्मा तथा जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बरमाई के अंत में, ठीक है, सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्लिप, ड्रिल चक, ड्रिफ्ट या टैंग? देखिए, ये क्वेश्चन आपका 3-4 क्वेश्चन अब आएंगे जो फिटर के बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा। तो सही इसका आंसर जो होगा हमारा ड्रिफ्ट, अधिक छिद्र का प्रयोग करके हम लोग उसमें से बर्मा आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 53 नंबर। देखिए 53 क्या है हमारा, कि निम्नलिखित कथनों का संदर्भ लें और सही विकल्प का चयन करें। कथन हमारा क्या है? अपराइट ड्रिलिंग मशीन को मध्यम आकार के वर्कपीस कार्यखंड को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है। दूसरा है, अपराइट ड्रिलिंग मशीन को पावर फीड व्यवस्था के साथ आपूर्ति की जाती है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। कथन ए सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं, एक कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास होगा, उसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं हमारा। ओके, अगला क्वेश्चन, वाहनीय प्रवेधक मशीनें यानी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन उच्च चाल पर परिचालित होती हैं और या खालिसन व्यास तक प्रवेधन के लिए उपयुक्त होती है। कितने व्यास के तक के लिए इसमें हम लोग छेद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर जो हमारा होगा, ओके, सबसे सही आंसर होगा हमारा 12 mm का, यानी कि हम इसमें 12 भरेंगे यहाँ। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 55 नंबर। रैक एक हैंड टूल है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? रैक क्या होता है, ठीक है, आउटडोर उपयोग के लिए, झाड़ू के रूप में, वस्तुओं को मजबूती से पकड़ने के लिए, बोल्ट और नट को कसने के लिए, किसी वर्कपीस से महीन कणों को हटाने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा, आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, आउटडोर के रूप में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, रिवेट सैक की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है? जो रिवेट होता है उसके सैक की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला ही होगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ कि इसका ये होगा, ठीक है। अगला है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस हिस्से को सग्र और क्लैंप नट की मदद से स्पिंडल पर किसी भी स्थिति में क्लैंप किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा स्क्राइबर की मदद से, ठीक है। ओके, किस हिस्से को स्क्राइबर। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर है, ठीक है। बेवल गेज को समायोजित बेवल, एडजस्टेबल बेवल भी कहा जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से के कोणों को चिन्हित करने, मापने और निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। बेवल का यूज़ कहाँ होता है, कितने डिग्री तक के कोण मापने के लिए होता है? तो उसका सही आंसर है 0 से 180 डिग्री तक के कोणों को मापने में यूज़ होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, खाली स्थान वह प्रवेधन मशीन है, मतलब छेद करने वाली मशीन को प्रवेधन मशीन कहते हैं, मशीन है, ठीक है,
जिसमें एक भारी गोल ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्षैतिज भुजा को आलंबित करता है जो ड्रिल हेड को वहन करती है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा सी नंबर, त्रिज्य प्रवेधन मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है। अगला क्वेश्चन हमारे है 60 नंबर। ठीक है, 60 नंबर हमारा है, देखिए, दिए गए विकल्पों में से किस उपकरण का उपयोग छत का पंखा लगाने की दृष्टि से ईंट और कंक्रीट में छेद करने के लिए किया जाता है। क्या पूछा आपका कि किस उपकरण का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए इसमें उपकरण है हमारा रॉल जंपर, कच्चा जंपर, लकड़ी की गुट्टी, पाइप कटर या इस्पात। ये पाइप कटर से होगा नहीं, लकड़ी गुट्टी से होगा नहीं, इस्पात इसलिए गुट्टी से होगा नहीं, तो ये हमारा रॉल जंपर का प्रयोग किया जाता है हमारा कंक्रीट में चित्र बनाने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 61। इनमें से किसका उपयोग विशिष्ट टर्मिनलों या सहायकों उपकरणों में जोड़े जाने वाले तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए किया जाता है। तो इसमें सही आंसर जो होगा हमारा टर्मिनल कनेक्टर, वायर फेरूल, परिबल या कर्णक। तो सही आंसर जो होगा हमारा वायर फेरूल। वायर फेरूल से हम लोग पहचान सकते हैं टर्मिनलों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रू जैक्स में सामान्य रूप से होते हैं, क्या होते हैं स्क्रू जैक्स में? अमेरिकन थ्रेड्स, ब्रिटिश थ्रेड्स, अकमेज थ्रेड्स या स्क्वायर थ्रेड्स। तो ब्रिटिश में क्या होते हैं हमारा स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, स्क्वायर थ्रेड्स का उपयोग तब किया जाता है जब हल्के भार शामिल हो, मध्य भार शामिल हो या फिर भारी शामिल हो, भारी भार शामिल हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा भारी भार जब शामिल हो तब हम स्क्वायर थ्रेड्स का यूज़ करेंगे, यानी स्क्रू का प्रयोग करेंगे तब हम। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर है, 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चित्र में निम्नलिखित में कौन सा हैंड टूल दर्शाया गया है? देखिए ये हैंड टूल से ये क्या है, कौन सा हैंड टूल है यहाँ पे जो आपको दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कौन सा, ये रैक है, रिंच है, छेनी है, रेती है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या बनेगा? तो ये हमारा रिंच है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। संयोजी यानी कम्बिनेशन सड़सी यानी प्लायर के लिए प्रयुक्त नहीं होते, काटने के लिए, मरोड़ने के लिए, पीटने के लिए, पकड़ने के लिए। तो किसके लिए उपयोग? इससे हम कौन सा काम नहीं कर सकते हैं इससे हम लोग? तो हम इससे क्या है, पीटने का काम नहीं कर सकते हैं। भाई हमारे पास जो कॉम्बिनेशन प्लायर या सड़सी है उससे पीटने का काम थोड़े कर पाएंगे। ठीक है, उससे काट सकते हैं हम लोग, मरोड़ सकते हैं, किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, लेकिन उससे पीट नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 66। स्क्रू को कसने और ढीला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? भैया कोई स्क्रू कहीं कसा हुआ है और उसे टाइट और ढीला करना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? पेचकस का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो पेचकस को क्या बोलते हैं? स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। तो सीधा आंसर है हमारे पास, इन चारों को छोड़िए, सीधा आंसर हमारा पेचकस ही होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्क्रू की पिच होती है, स्क्रू की जो पिच होती है क्या होती है? स्क्रू की कुल लंबाई, स्क्रू का व्यास, स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई अक्षीय दूरी, या स्क्रू हेड का व्यास। अब सिंपल सा बात है, इतना नहीं है वो करना हमको, सही आंसर यही होगा, सी नंबर। ठीक है, स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई अक्षीय दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, क्रॉस हेड पेंच यानी क्रॉस स्क्रू को लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब क्रॉस का मतलब इस तरह वाला होता है ना, तो ठीक, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं आपका, ठीक है, सपाट शीर्ष पेचकस, फिलिप्स हेड पेचकस, बॉल पिन हथौड़ा, आर्किटेक्ट रूलर। देखिए इसका तो यूज़ एकदम नहीं करेंगे, इसका भी नहीं करेंगे, और सपाट का तो और नहीं होगा। तो फिलिप्स हेड पेचकस का यूज़ हम करते हैं, किसको? क्रॉस हेड पेचकस स्क्रू को कसने के लिए। ठीक है, क्रॉस हेड पेंच को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, देखिए ये जो दिखाया गया है का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य के लिए किया जाता है। ये कौन सा हैमर का यानी हथौड़े का चित्र दिखाया गया? बॉल पिन हैमर है, लकड़ी का हथौड़ा है, क्रॉस पिन है, या फिर क्लॉ हथौड़ा है? तो इसका सही आंसर जो हमारे पास है वो, कई लोगों को हो सकता है पिक्चर साफ ना दिखे आप लोग को, तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा बॉल पिन हैमर का, यानी बॉल पिन हथौड़े का ये पिक्चर आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है? चिक, आई हॉल, हैंडल या इन सब? मतलब इन सब यानी कि ये सब है, तो चिक तो होता ही है, आई हॉल भी होता है और हैंडल भी होता है, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा? ये सभी है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 71 नंबर। हथौड़े को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उनके छेद के आधार पे, उनके
फ्रेम व आकार के आधार पे, ठीक है। तो और तीसरा है उनके हील का आकार पर या भार पर या उनके हैंडल की लंबाई पर। तो इसका सही आंसर है उनके फ्रेम का आकार व भाग पर, ठीक है। जिसका जो फ्रेम होता है, जो हथौड़ा इस तरह बनता है, उसके आकार पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तेल के साथ फिट हो नहीं, कसकर फिट होना चाहिए, में घिसा हुआ पंक्चर या ढीला फिट होना चाहिए? नहीं। तो हथौड़ा प्रयोग करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि हथौड़ा बहुत अच्छे से फिट हो। तो हमारा सही आंसर जो होगा कसकर फिट होना चाहिए। हथौड़ा मूलतः एक क्या है? हथौड़ा एक मूलतः क्या है? एक ऊर्जा का प्रवर्धक है। मतलब जब हथौड़ा हम उठाते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। सॉरी, ये गलत बता रहा है। देखिए, हथौड़ा मूलतः एक किसका प्रवर्धक है? तो बल का प्रवर्धक है। जब हथौड़ा हम ऊपर उठाते हैं तो बहुत जोर से उसमें बल मारते हैं, तो हमारा क्या होता है? F बराबर ma। तो हमारा मास होता है हथौड़े का और उसमें गति प्रदान करते हैं तो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, मतलब त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे कि बल लगता है वस्तु पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कील ठोकने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है? कील ठोकने के लिए प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, मैलेट या हथौड़ा? तो हथौड़ा। मैलेट जो होता है लकड़ी का बना होता है, तो कहाँ से इसका यूज़ कर पाएंगे हम? नहीं। और सही आंसर हमारा क्या होगा? हथौड़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? क्लॉ हथौड़ा, बॉल पिन हथौड़ा, स्लेज हथौड़ा या वेज हथौड़ा? ठीक है, सही आंसर जब भाई हथौड़ी मतलब धात्विक कार्य, मतलब लोहे का कार्य यहाँ करना हो, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? सिंपल है, बॉल पिन हथौड़े का हम लोग कार्य कर लेंगे, ठीक है। क्लॉ का यूज़ नहीं कर पाएगा वहाँ। धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए, अगला क्वेश्चन, धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन से हथौड़े या हैमर का इस्तेमाल किया जाता है? रिवेटिंग हैमर, गियरिंग हैमर, स्ट्रेचिंग हैमर, स्मूथिंग हैमर? देखिए लंबाई बढ़ाने की जब बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब सीधा सीधा हम लोग यूज़ करेंगे रिवेटिंग हैमर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ स्ट्रेचिंग भी लिखा हुआ है, लेकिन स्ट्रेचिंग देख के आप स्ट्रेचिंग मत करिए, मतलब स्ट्रेच का मतलब होता है बढ़ाना यानी खींचना, ठीक है। तो उसका यूज़ हम लोग नहीं करना है, हमको रिवेटिंग हैमर का ही यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर पेचकस का हैंडल निम्न में से किसका बना होता है? ठीक है, ये किसका बना होता है? देखिए इसका सही आंसर जो होगा हमारे पास, ओके, सही आंसर जो होगा ये सभी इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर का हैंडल किस अगला क्वेश्चन है, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस का हैंडल किस में से किसका बना होता है? सोलेनाइड, लकड़ी, प्लास्टिक या सभी? देखिए ज़रूरत के अनुसार पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर का हैंडल सबका बन जाता है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फार्मर चीजल यानी छेनी हमारी इसका आकार की बनी होती है जो, ठीक है, इस तरह से छेनी। तो छेनी का दूसरा नाम क्या है? चौरसी, पोकर, ऑगर या जिमलेट? तो सही इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा चौरसी, ठीक है। सही आंसर क्या होगा हमारा? चौरसी। अगला क्वेश्चन है 79, मोटर फिटिंग अलाइनमेंट में कौन सा औजार काम में लिया जाता है? अब मोटर की फिटिंग का अलाइनमेंट मिलाने में कौन सा औजार काम लिया जाएगा? पुली पुलर, रेती, वायर स्ट्रिपर या फेज टेस्टर यहाँ पे फेज नहीं, फेज टेस्टर होता है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, रेती, ठीक है। मोटर फिटिंग करते जो इसका धूरा होता है उसका अलाइनमेंट मिलाना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे किसका? रेती का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, छेनी के आगे का सिरा खराब होने पर उसका क्या किया जाना चाहिए? टेम्परिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, या फिर दोनों, या फिर हटा देना चाहिए? तो सही बात है भाई, अगर उसका ख़राब हो गया, उसका नोक ख़राब हो गया, तो सही वहाँ पर क्या करेंगे? उसका हम टेम्परिंग करना चाहिए उसको, ठीक है, उसका टेम्पर कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 81 नंबर। 81 हमारा है, सेंटर पंच का निर्माण किस धातु से किया जाता है? तो प्लास्टिक से, कास्ट आयरन से, एल्युमिनियम से या फिर स्टील से? चारों में से कोई एक बताइए। सही आंसर जो होगा हमारा स्टील से, सेंटर पंच जो होता है स्टील का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको जो पिक्चर पर आधारित है, निम्न में से इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर का आरेख कौन सा है? इसमें से कौन सा है जो इंसुलेटेड प्लायर का आरेख हमें कौन सा दिखा रहा है? तो पिक्चर आपको देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि
कि हमारा सबसे बढ़िया पहला नंबर ऑप्शन ही हमारा इंसुलेटेड प्लायर को ही शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लो लैंप निम्न में से किस प्रकार के धातु का बना होता है? स्टील, लोहा, तांबा या ये सभी? सिंपल सी बात है कि तीर तांबे का बना होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं लोहे का ही मिलता है, लेकिन ये स्टील का बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हमको लगाना होगा, हम तांबा ही लगाएंगे। ठीक है, ओके। बोल्ट कसने में किस टूल को काम में लिया जाता है? अगर बोल्ट वगैरह कहीं कसना है तो कौन सा टूल काम में लेंगे? एडजस्टेबल रिंच, स्पैनर सेट या स्क्रू ड्राइवर, या ए और बी दोनों। ठीक है, तो देखिए इसमें सही आंसर जो होगा ए और बी दोनों, मतलब पहला एडजस्टेबल रिंच और स्पैनर सेट दोनों का हम लोग यूज़ कर लेते हैं किसको कसने में? टूल वगैरह कसने में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर हमारे पास है। 85 है, हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है? ठीक है, हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है? तो हेक्सा ब्लेड उच्च कार्बन स्टील, मृदु इस्पात या स्टेनलेस स्टील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा हाई कार्बन स्टील का, क्योंकि ये बहुत पतला होने के साथ ही काटता है लेकिन टूटता जल्दी नहीं है। ठीक है, अधिक गेज के तारों को काटने के लिए 86 नंबर है, अधिक गेज के तारों को काटने के में कौन सा प्लायर का प्रयुक्त होता है? जिसका गेज मोटा है, अधिक गेज है, उसको कैसे काटेंगे? तो कटिंग प्लायर से, कॉम्बिनेशन से, नोज से या फिर इन सभी से काट सकते हैं। तो नहीं, अगर अधिक गेज का है तो हम लोग नोज प्लायर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसका में से हम लोग इंसुलेशन हटाएंगे तब जाके वो कटता है। ठीक है, अगला है, पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए किस औजार का काम में लिया जाता है? स्टेट पिन, हैमर, रोल प्लग, पोकर या ये सभी? ठीक है, पत्थर की दीवार है तो रोल प्लग का ही यूज़ करते हैं हम लोग उसको छेद करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 88 नंबर है, बॉल पिन हैमर का आरेख कौन सा होता है? देखिए तीन फिगर है और चौथा देखिए 3 फिगर हमारे पास है और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें से बॉल पिन हैमर क्या होगा? बॉल पिन हैमर वो होता है जिसकी तरफ एक बॉल के आकार का, दूसरे तरफ इसका बॉल के आकार बना होता है, एक तरफ फेस होता है। तो ये यही पहला ऑप्शन हमारा यही है, बॉल की तरफ बना हुआ है, तो यही हमारा होगा आंसर, सही आंसर। ठीक है, बॉल पिन हैमर हमारा यही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, वायर गेज में खांचे किस प्रणाली से काटे जाने चाहिए? SWG प्रणाली से, मीट्रिक नाम प्रणाली से, SI प्रणाली से, इन सभी प्रणाली से। अब भैया वायर गेज है तो SWG से ही प्रणाली से काटे जाते हैं, क्योंकि हम लोग SWG पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज पढ़ते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तभी ना बोलते हैं SWG। S का मतलब स्टैंडर्ड, W से वायर और G से मतलब गेज। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 90 नंबर, तारों के इंसुलेशन हटाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? नोज प्लायर, इलेक्ट्रीशियन चाकू, वायर गेज या क्रिम्पिंग टूल? देखिए तारों का इंसुलेशन हटाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रीशियन चाकू का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका हाथ साफ है, अच्छे से आप निकाल सकते हैं, तो नोज प्लायर और क्रिम्पिंग टूल से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 91 हमारे पास है, किसी जाब को मजबूती से पकड़ने के लिए प्रयुक्त औजार कौन सा है? ऐसा कोई जाब हो, सामान जिसको अच्छे से पकड़ना हो, तो कौन होगा? वाइस, जिम्बलेट, रेचिट, ब्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है वाइस। वाइस आपका बेंच वाइस भी होता है, पाइप वाइस भी होता है और हैंड वाइस भी होता है, तो उसका प्रयोग करेंगे तो वो जाब अच्छे से आपके पकड़ में रहेगा, हिलेगा नहीं। मैलेट किसका बना होता है? ठीक है, तो मैं अभी पीछे क्वेश्चन बताया हूँ, मैलेट एक लकड़ी का बना हथौड़ा होता है जिसको मैलेट कहते हैं। पहला ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, लोहे के तार व पत्ती को सीधा करने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर या सभी? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा क्रॉस पिन हैमर होगा। कोल्ड चीजल के नाम 94 नंबर है, कोल्ड चीजल के निर्माण के लिए किस धातु को काम में लिया जाता है? कोल्ड चीजल, अधिक कोल्ड चीजल जो है यानी छेनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उससे किससे बनाया जाता है? लोहे से, तांबे से, हाई कार्बन स्टील या तभी से? तो इसका ही आंसर होगा हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि इसको बहुत मजबूती से काम करना है इसलिए। 95 नंबर क्वेश्चन है, वुड सॉ के 25 mm के क्षेत्र में दांतों की संख्या कितनी होती है? अब 25 mm जो साइज निकालेंगे, छोटा सा साइज एकदम, इतना ही 25 mm होगा। ठीक है, इतना ही 25 mm का साइज होगा। इसमें दांतों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 6 से 7, 6 से 10, 6 से 8 या 6 से 9? तो सही आंसर जो होगा हमारा 6 से 8 होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर,
ये टेनन साह मैं कल बताया था, यानी पिछले वीडियो में बताया टेनन साह कैसा होता है। टेनन साह का फिगर देखिए ऐसा होता है और इसी में यहाँ हैंडल लगी होती है, हम पकड़ काटते हैं और ये दांत बना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो टेनन साह के ब्लेड की चौड़ाई का निर्माण कितना होता है, सॉरी ब्लेड की चौड़ाई का मान कितना होता है, 90 mm, 200 mm, 150 mm या 100 mm। अब ब्लेड की चौड़ाई की बात हो रही है, यानी इसकी बात हो रही है, ये वाला, ठीक है। तो इसका जो होता है हमारा 100 mm होता है, यानी 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैटन केसिंग केपिंग के अंदर लकड़ी को घिसने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, वुड राफ्ट फाइल, राउंड पुल फाइल, फ्लैट वुड या हाफ राउंड वाला। तो बैटन केसिंग केपिंग जो होता है उसके अंदर लकड़ी को घिसने के लिए किसका काम लिया जाएगा हम लोग, तो सही नाम है उसका वुड रास्प्ड फाइल, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे बनता है जब ना, तो इस पर दाना ऐसे बना होता है, इसी को बोलते हैं रास्प्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 98 नंबर। देखिए क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी में छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयुक्त किया जाता है, ऑगर, जिमलेट, स्पैनर या फिर दोनों। तो इसका सही जो आंसर होगा हमारे पास वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिमलेट और ऑगर दोनों का प्रयोग किया लकड़ी में छेद करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हेक्सा फ्रेम ब्लेड के 25 mm क्षेत्र में दांतों की संख्या कितनी है। अभी हमने टेनन साह के बारे में पढ़ा तो उसमें 6 से 8 था, लेकिन ये हेक्सा ब्लेड की बात हो रहा है, ठीक है। तो हेक्सा ब्लेड में कितना होगा, 12 से 14, 25 से 30। तो सही आंसर होगा हमारा 25 से 30। हेक्सा ब्लेड में जो लोहा काटने वाली आरी होती है उसमें 25 mm का जो दूरी निकालें कहीं से भी, तो उसमें दांतों की संख्या 25 से 30 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एल्युमिनियम के तारों के सिरों पर थिम्बल लगाने के लिए कौन सा टूल प्रयुक्त किया जाता है। थिम्बल लगाना है, ठीक है, देखे होंगे एक तार ऐसे छील दिया आप, इसके ऊपर एक कवर जो पतला सा लगाना है नीले काले हरे रंग का, उसी को थिम्बल बोला जाता है। तो किसी से लगाएंगे हम लोग, तो वो लगाते हैं हम लोग क्रिम्पिंग टूल से लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो 101 नंबर। हैमर को काम में लेते समय, ठीक, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ढीले हैंडल से भी कार्य करेंगे नहीं, हैंडल के आखिरी छोर को हाथ से पकड़ेंगे नहीं, हथौड़े के पास से हैंडल को पकड़ेंगे नहीं, हैमर हथौड़े में ग्रीस लगा रखेंगे नहीं। अब ये सब तो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो हमारा सबसे आसान है, हैंडल के आखिरी छोर को हाथ से पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा मान लो हथौड़ा है और इस तरह से हथौड़ा हमारा यहाँ काम करता है, तो हम लोग यहाँ पे हथौड़ा पकड़ते हैं यहाँ पे, जिससे कि प्रहार अच्छे से हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारों के मुंह को मोड़ने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है। तो कटिंग प्लायर, इंसुलेटर, कम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। भाई तार का मुँह है, जो उसका माउथ है स्टार्टिंग है, इसको मोड़ देना है, तो इसको क्या सा इंसुलेटर वाला यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो क्या होगा, इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या होता है, प्लास बोलते हैं इसको, प्लास। देखिए अगला क्वेश्चन है, पेचकस का प्रयोग करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका प्रयोग चौरसी के स्थान पर नहीं करें, पेंच के आकार के अनुसार पेचकस का चयन करें, और पेचकस के हैंडल हत्थे पर हैमर अथवा चोट नहीं मारेंगे, उपयुक्त सभी। देखिए दूसरा तीसरा तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है, दूसरा तीसरा मुझे सही लग रहा है, और चौथा भी अगर हम कहेंगे तो सही है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन हमारे पास है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, सपाट छेनी में निम्न में से किस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। सपाट छेनी जो है हमारा निम्न में से किस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। चलिए, वेल्डेड जोड़ों को अतिरिक्त धातु हटाने के लिए नहीं, ओके। बड़ी फ्लैट सतहों का धातु नहीं, कार्य वस्तु के कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए, हाँ इसके लिए वो उपयुक्त नहीं है। भाई कार्य वस्तु हो गया, उसका काम हो गया, तो उसका कोना जो बचता है उसको वर्ग का आकार थोड़े बनाएंगे, हम छोड़ देंगे वैसे ही कि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेज टेस्टर को प्रयोग में लाते समय कौन सी सावधानी देखनी चाहिए या रखनी चाहिए। देखिए, चेक करते समय धातु की क्लिप पर अंगुली रखेंगे व अर्थ के संपर्क में रहेंगे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ओके, सावधानी तो है नहीं, इसको रखना जरूरी है हमारा। ओके,
500 वोल्ट से अधिक की रेंज पर प्रयास पर काम में नहीं लेंगे। ठीक है, 500 वोल्ट से अधिक होगा तो हम लोग उसको काम में नहीं लेंगे, सही है। इंसुलेशन चेक करेंगे और उपयुक्त सभी, देखिए सभी के सभी ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम निम्न में से इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर के लिए कौन सी सावधानी रखेंगे कि उसे समय समय पर तेल लगाएं, नहीं, हथौड़े के रूप नहीं करें, सही है। ऊंचे स्थान से नीचे नहीं फेंके, सही है। उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए जो समय समय पर प्लायर हमारा इस तरह से बनता है ना, तो समय समय पर इसमें इस पॉइंट पर हमेशा क्या करना चाहिए, तेल हमेशा डालते रहें जिससे कि वो जाम ना हो। ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 यानी 107 है, निम्न में से हैंड ड्रिल मशीन के लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। धातुओं की चादर में छेद करने से पहले सेंटर पंच से निशान लगाना चाहिए। ओके, ड्रिल बिट मुंह में अच्छी तरह कसेंगे। मशीन को चलाते समय हैंडल को सीधा दबाएं। अब देखिए सभी निशान लगाना भी है, ड्रिल बिट को अच्छे से कसना भी है और हैंडल को सीधा रखना चलाते समय, यानी कि हमारा उपयुक्त सभी आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको तैयारी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगला वीडियो जो हमारा है, ठीक है, जो अगला वीडियो हमारा है वो हमारा आने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इस अगले वीडियो के लिए आप लोग को पहले से है कि वो क्वेश्चन कम से कम 250 प्लस क्वेश्चन का वो वीडियो रहेगा, तो उस वीडियो को भी मैं कम से कम दो या से 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।